अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। 2017 में फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ नजरसानी केस दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। याद रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का लिखा 2019 का तफसीली फैसला जो आप सब ने देखा था, जिसके खिलाफ उस वक्त की हुकूमत, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, पैमरा और कुछ सियासी जमातों ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थी। उस दौरान 4 चीफ जस्टिस तब्दील हुए, लेकिन 4 साल तक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गईं। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामला टेकअप किया है तो एक एक करके बेशतर दरख्वास्त गुजार जो हैं वो पीछे हट गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पैमरा और उससे पहले IB ने दरख्वास्त वापस ली। आज एजाजुल हक, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी है। ऐसा क्या हुआ कि दरख्वास्तें वापस लेने की दौड़ लग गई है? इस सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ने भी ताज्जुब का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां ख़त्म हो गई हैं? क्या नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की कोई ख़ास वजह है? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लिखें कि हाँ ना, हमें बताया कि हाँ लिख दें कि क्या हमें हुक्म आया था, नजरसानी दरख्वास्त दायर करें किसी ने कहा था, ये भी लिखें कि हुक्म कहाँ से आया था। अगर आप कहना चाहते हैं कि मट्टी पाओ नज़रअंदाज करो तो वो भी लिख, 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, इस पर भी मिट्टी पाया जाए। ये कहना ठीक नहीं होता। नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत, हुकूमत हुकूमत ही रहती है, पार्टी जो भी हो। मजीद ये भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी साबका या मौजूदा नहीं होता, ये इदारा है, हर एक का एहतसाब खुद होना चाहिए। हम खुद से शुरू कर सकते हैं, सब सच बोलने से इतना डरते क्यों हैं? चंद के अलावा बाकी सब दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हमने देखा ये सब कुछ हो रहा था, दरख्वास्तें बड़ी तेज़ी से वापस हुई। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि फ़ैसले में की गई 17 हिदायत पर अमल दरामद को रिकॉर्ड पर लाएंगे। सवाल ये है कि अगली समाअत तक 1 माह के अरसे में हुकूमत इस फैसले पर किस हद तक अमल दरामद कर सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, या तो आप कहें कि धरने वालों के साथ मुआहदे पर जिसके दस्तखत थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, या फिर ये बताएं कि हमने फैसले की फला बातों पर अमल कर लिया, या फिर ऐसे ही अगली अफरा तफरी जो है वो रहने देना चाहते हैं, क्योंकि एक माहौल तो ज़ाहिर है बना रहा इस तमाम मामले के बाद। याद रहे कि मुआहदे पर हुकूमत की तरफ से उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, सेक्रेटरी दाखिला अरशद मिर्ज़ा और मेजर जनरल फैज़ हमीद जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके दस्तखत थे। उस वक्त के वो मेजर जनरल थे। देखना ये भी है कि फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद के मज़ीद क्या सियासी असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि जिन साबिक फ़ौजी अफसरान के एहतसाब का मुतालबा नवाज शरीफ ने किया था, उनमें से कम एक इस फैसले की जद में आते हैं। आम बात यह भी है कि अब नून लीग ने उन नामजद अफराद का मामला मुतल्लिका इदारों पर छोड़ दिया है और उसके बजाय 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि 9 मई के मुजरिम सज़ा के बजाय इलेक्शन लड़े, ऐसा नहीं होने देंगे। इन तमाम मामलात पर जो है हम आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, वकील हैं तहरीक इंसाफ के, हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। ये केस भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और 4 साल इस पर बहुत सारी बातचीत होती रही। हसन मलिक साहब, मुझे बताइएगा, ये जो आपको क्या लगता है बड़ी वजह क्या है जो एकदम लाइन लगी है, दरख्वास्तें नजरसानी वाली वापस ली गई हैं, बेशतर फरीक पीछे हट गए हैं, क्या रियासत की सोच में कोई तब्दीली आई? बिल्कुल, ये तो वाज़ेह है और यही अलमिया पाकिस्तान का रहा है कि एक ही इशारे पे जो है वो रिव्यू फाइल हो जाते हैं और एक ही इशारे पे वापस हो जाते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, स्टैचुटरी बॉडी है पैमरा का कोई इजलास नहीं होता उनकी अथॉरिटी का, तो पहले रिव्यू फाइल हो जाता है, अब वापस हो जाता है। तो ये हमारा जो पाकिस्तान का जिस तरह सिस्टम चल रहा है इसकी अक्कासी है कि यही सिस्टम इस तरह चलता रहा है। उसमें सारी सियासी जमातें हैं, PTI और MQM ने किसी के कहने पे रिव्यू फाइल कर दिया। आज जब अंदाज़ा हो गया कि हम तो खुद, हमारा तो कोई इशू ही नहीं था, तो फिर आज वापस ले लिया। तो ये सारी एक, तो आपके ख्याल में जब दरख्वास्तें जा रही थी वो भी एक ख़ास पैटर्न था और वो दरख्वास्तें आशीर्वाद से जा रही थी,
अब वापस हुई हैं तो भी आशीर्वाद से। मेरा ख्याल है कि आज भी जो ये इदारे इलेक्शन कमीशन, पैमरा और डिफेंस मिनिस्ट्री, IB की तरफ से जो दरख्वास्तें वापस हुई हैं, इनमें यह है कि इनमें भी ऐसा लग रहा है कि सब ने देखा है एक दूसरे को कि जी इंटरेस्ट नहीं रहा, जो लोग पहले इस केस में इंटरेस्टेड थे अब नहीं इंटरेस्टेड। तो अब इदारे वही हैं हसन अयूब साहब, लोग तब्दील हो गए हैं। आपके ख्याल में क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है कि ये इस तरह दरख्वास्तें वापस ले गई? देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये और ये चीफ जस्टिस ने भी इसका हवाला दिया कि इदारे तो इदारे रहते हैं, हुकूमत भी हुकूमत ही होती है। अगर आप एक गवर्नमेंट लेवल पर कोई डिसीजन करते हैं स्टेट रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर या अदालतों पे, तो बेशक उसमें वज़ीर आज़म कोई भी हो, वज़ीर कानून कोई भी हो, इदारे की यानी हुकूमत की तो पोजीशन वही रहती है ना, तब्दील तो नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये है कि जी इस जो फैसला था, इस फैसले में गलती क्या थी? वो गलती की निशानदेही भी कोई ठीक तरीके से नहीं कर सके। जो 17 पॉइंट्स हैं जिस पर अमल दरामद का कहा है, उसमें कौन सी गलत बात है? आप ये कह दें जी कि जो आईने पाकिस्तान के तहत जो किसी इदारे के अंदर कोई शख्स काम कर रहा है, उसने हल्फ लिया हुआ है, वो हल्फ की खिलाफ वर्जी ना करे। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो उसको कानून के मुताबिक उसके खिलाफ मुतलका जो फोर्स है उसका चीफ कार्रवाई करे। इसमें कौन सी गलती है? यही मेन एक क्वेश्चन था ना जी, जिस पर काबिल एतराज़, जिसके ऊपर तमाम लोगों को एतराज़ था जी कि ये किस तरीके से अदालत कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है। असल में प्रॉब्लम ये था कि एक शख्स खुद बनना चाह रहा था इस मुल्क का आर्मी चीफ। उसकी ख्वाहिश थी कि वो स्याह और सफ़ेद करके जो भी करे वो करके वो इस ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन अल्लाह ताला को शायद उसकी ये चीज़ जो है ये मंजूर नहीं थी, ये अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ था। तो ऐसे ही हुआ। उस शख्स ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं कराया इस मुल्क नहीं। तो जब आप ये कहते हैं कि एक आप जनरल फैज़ की बात करें, जी जनरल फैज़ की बात, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे तो उसके लिए वज़ीर आज़म से उन्होंने ये काम करवाया या वज़ीर आज़म ने उनसे ये काम करवाया? नहीं, जो फैजाबाद धरने के लिए जो लोग आए थे, हाँ। उन लोगों को असेंबल किया, एक फोर्स कायम की, उनको पीछे आशीर्वाद नहीं, मैं सॉरी, उन्होंने कहा चलो आ जाओ। मैं ये आप जब कहते हैं वो आर्मी चीफ, उस वक्त तो हुकूमत PMLN की थी ना जी, तो उस वक्त उन्होंने कौन आर्मी चीफ बना? नहीं, मुस्लिम लीग नवाज ने ये रिव्यू फाइल नहीं किए ना। उस टाइम जो स्टेट थी, आप ये उस टाइम अटॉर्नी जनरल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। ठीक है, आप ये कहते हैं की बात है ना, जब जजमेंट आई है, मेन तफसीली फैसला आया, उसके बाद रिव्यू फाइल हुए ना। तो ये फैसला उनका है या उस वक्त के वज़ीर आज़म का है? ये फैसला जी उस टाइम जो PTI ने फाइल की थी एप्लीकेशन, उसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी जब ये एक कहते हैं कि उस टाइम PTI की गवर्नमेंट बनी नहीं थी, तभी असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल ये एप्लीकेशन फाइल करवा दी थी बजरिया अली जफ़र साहब के। तो उसके बाद देखे ना, ये तो उनसे मुतल्लिका सवाल बनता है कि आपने क्यों किया। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट भी रही, उसके बाद कितने अदवार गुजरे, और ये अदालत के ऊपर भी सबसे बड़ी सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 4 साल एक रिव्यू के ऊपर बैठ सकती है? 2 मेंबर बेंच था, उनमें से एक जज तो रिटायर हो गया। तो बात ये है कि क्या इस तरीके से अचानक उस टाइम उन्होंने कहा जी कि ये केस जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जितने भी बार के मेम्बरान जाके पहली मुलाकात में मिले चीफ जस्टिस को, उन्होंने मुतालबा किया कि फैसलाबाद अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आ गया तो फिर एक नया बेंच बनेगा जो इसको देखेगा? नहीं, ये तो रिव्यू है ना जी, ये रिव्यू है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। वो तो उससे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आने से बहुत रिव्यू के लिए अलग बेंच होगा ना उसमें भी जी, रिव्यू के लिए तो फिर अलग बेंच बनेगा ना, रिव्यू तो अलग बेंच होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। रिव्यू इस वक्त कोई भी प्रेस नहीं कर रहा, बगैर ये लग रहा है ये इंप्लीमेंटेशन की प्रोसीडिंग। ये अब इंप्लीमेंटेशन की प्रोसीडिंग है। अब इंप्लीमेंटेशन के लिए अब क्या करना है कि जो आर्मी है या GHQ है, GHQ ने अमल दरामद करना है इस फैसले के ऊपर, और वही बेसिकली मुतलका चीज़ है कि पैमरा को जिस तरीके से अबसार आलम साहब की आप बात करें, वो आज भी आए थे सुप्रीम कोर्ट। अबसार आलम साहब ने बाद में मुझसे बात भी की कि वो अपना तहरीरी तौर पर बताएंगे कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद या उनके लोगों ने उनसे राब्ते किए, किस तरह उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, और किस तरीके से फिर उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और फिर उसके बाद उनका बतौर चेयरमैन पैमरा काम करना मुश्किल रह गया। ये सब कुछ प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए हुआ है। जो हमारी ये माजी की दास्तानी आप सुन रहे हैं ना, ये सब कुछ प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग के वक्त हो रहा था, और कोई एक शख्स अपना उसने हदफ रखा हुआ था आर्मी चीफ बनने का। दूर की सोच थी कि जी अभी मैं मेजर जनरल हूँ तो मैं बाद में आर्मी चीफ बनूंगा, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि एक हाफिज़ कुरान इस मुल्क का आर्मी चीफ बने। ठीक है, ये मैं ज़रा इस पर आगे बात करूँगा। ये पैमरा की अथॉरिटी वाली बात पर भी चीफ जस्टिस ने भी इस पर बात की है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, शायर की यहाँ मुराद ये है हसन अयूब साहब की, कि वहाँ एम्बिशंस थे, एक तरफ कोई आर्मी चीफ बनना चाहते थे तो दूसरी तरफ हुकूमत ने उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और ये ओनस जो है वो आप लोगों के ऊपर भी आता है, क्योंकि रेफरेंस भेजा गया आप लोगों की तरफ से
बतौर हुकूमत, बतौर जमात फैसले को चैलेंज किया गया, लेकिन आज आप लोगों ने भी दरख्वास्तें वापस ले ली, तो क्या गलती का एहसास हो गया? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये कह रहे हैं तो ये इसका ज़ाती ओपिनियन है। आर्मी भी मैं नहीं समझता उसमें कोई ऐसा है कि मेजर जनरल आकर के कहे मैं अभी से प्लानिंग शुरू करूँ और डाउन द लाइन 6 साल बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। ये हर बंदे की ख्वाहिश है, इवन कैप्टन की भी ख्वाहिश होती है मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूँ, बट वो भी एक प्रोसेस है। तो इट बी टू मच ऑफ थिंकिंग कि जी वो इसके पीछे वो थे और वो करना चाह रहे थे, जो भी उसके अवामिल थे। एनीवे, जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक है, देखो रिव्यू में 2 चीज़ें होती है। एक पार्टी रिव्यू फाइल करती है, कोर्ट का ये कहना आपने पहले क्यों एप्लीकेशन दी, आप क्यों वापस ले रहे हो, पहले इंस्ट्रक्शन गलत थी, अभी गलत है। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन है बिटवीन द क्लाइंट और पार्टी, ये जैसे मर्जी वो करे। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी पिटीशंस है वो इन्फ्रक्चुअस हो जाती है। अदालत को ये नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ अदालत आप क्यों वापस ले रहे हैं, तो अदालत ये यहाँ पर नजरसानी दरख्वास्तों का भी एक पैटर्न है, लेने का भी और वापस। मैं अर्ज करता हूँ 2 चीज़ें होती। क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन अपने काउंसिल के साथ, मुझे एक पार्टी कहता है पिटीशन फाइल करो फॉर दीज रीजंस, फिर मुझे कहती है इन्फ्रक्चुअस हो गया, वो पार्टी नहीं रहती, लोग रिटायर हो गए, वो जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी थी उसका कोई असर नहीं रहता। आपकी हुकूमत ने किसके कहने पे शुरू? मैं सर मुझे एक्सप्लेन करने दें। वकील का इसमें एक सर्टिफिकेट पड़ा होता है। वकील सर्टिफिकेट ये देता है पार्टी की इंस्ट्रक्शन से, आप पार्टी है तो आपकी इंस्ट्रक्शन है रिव्यू फाइल करो। मैं एज ए काउंसिल हूँगा तो मेरा सर्टिफिकेट पड़ा होगा कि ये मुझे एज ए काउंसिल इसमें लीगल ये गलतियाँ नज़र आ रही। अगर कोर्ट समझना चाहती है कि मेरे ऑर्डर में क्या गलती है, फॉर इंस्टेंस ये एक केस चल रहा था, उसमें कोर्ट ने कहा क्यों लोग नहीं आए, उन्होंने कहा जी कि एडजर्मेंट एप्लीकेशन आई है। उस वक्त जैसा तरीक़ेकार होता था सोमोटो, वो कन्वर्टर की सोमोटो बना, रिपोर्टें आई है और उस पर फाइनल जजमेंट आई है। वट एवर द जजमेंट, आपने उस वक्त की जजमेंट दे दी, अभी 4-5 साल के बाद इतना टाइम हो गया, लोग भी रिटायर हो गए, हुकूमतें भी चेंज हो गई, उसकी अफादियत कोई नहीं रही। इसलिए रिव्यू का आपने मज़ीद चलाना, इसमें कोई नहीं है तो यू विड्रॉ द रिव्यू। जो फाइनल ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट चाहे उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक सेपरेट बेंच बनाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है, व्हेन यू से दिस के इट इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट केस और या इसकी वो अफादियत नहीं रही है, तो फिर इसका मतलब तो आप उनके इस आर्ग्यूमेंट को या रिमार्क्स को तकवीयत दे रहे हैं कि ये खास माहौल में चीज़ की गई और अब वो लोग ज़ाहिर नहीं रहे, नहीं केस की भी अहमियत नहीं रही। जब आप रिव्यू फाइल करते हैं, मैं अगर रिव्यू फाइल करता हूँ और एज ए काउंसिल मैं कहता हूँ इसमें मुझे 5 चीज़ें गलत नजर आई। फॉर इंस्टेंस इस मैटर में, इस ऑर्डर में बड़ी सारी ऑब्जर्वेशन दी गई थी। एजाजुल हक साहब क्यों आए, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन थी। शेख रशीद साहब क्यों आए, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन थी। ठीक, अब जज जब ऑब्जर्वेशन देता है तो मैं लीगली मेरे लिए मुनासिब नहीं है मैं ऑब्जर्वेशन दूँ अनलेस अनटिल वो पार्टी मेरे सामने हो। तो अगर कोई आता है कि ऑब्जर्वेशन मैंने दी है, फिर मैं कहता हूँ योर ऑनर वो उस वक्त था मेरे लिए, दैट्स नो मोर रेलेवेंट, तो ख़त्म हो जाता है बात। अगर कोर्ट लीगल देखती है और हमसे कोई लीगल गलती हुई है, ये उस वक्त जो हमने किया, आई वांट टू पुट इट राइट। लेट्स सपोज कोई केस आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सारे और केसेस किए, रेंटल पावर का केस ले ले, रिक्वेडिक वाला उठा ले, कोई भी और उठा ले। सुप्रीम कोर्ट अगर सही नहीं वो जो ऑर्डर हमने कर दिया था वो हमने अपने सोमोटो पावर में किया था, बट वी वांट टू रिव्यू जो लॉ हमने ले डाउन कर लिया। एक तो ज़ाहिर बैरिस्टर हैं आप, ज़ाहिर कानूनी पेचीदगियों में और मुशगाफियों में तो सारी माजरत, मेरे तो आप दोस्त भी हैं, मैं ज़रा इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया। कानूनी पेचीदगियों में तो हम आपसे नहीं जीत सकते, आप हमारी विकेट पे आ जाए थोड़ी देर। हमने आपको थोड़ी देर आपकी विकेट पे खिला दिया। हुजूर, आपकी हुकूमत का उस वक्त ये मौक़िफ़ था कि आर्म फोर्सेस का मोराल डाउन होता है इन चीज़ों से। सो आप समझते हैं कि अब उस बात की कोई अहमियत नहीं रह गई, अब जो हालात इतने तब्दील हो गए तो मोराल डाउन नहीं होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन 2018 और आज की सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच में, इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा फ़र्क आया। ठीक, मैं गवर्नमेंट की तरफ पे डिसाइड करता हूँ तो मैं हुकूमत के तौर पे डिसीजन लेता हूँ। पार्टी के बारे में अगर आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट आप ले लेती है। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है वो सारे इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से फाइल करते हैं। फॉर इंस्टेंस आईबी ने फाइल किया। एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, बात ये है कि इसकी क्यों वो चाहते थे कि इस पर अमल दरामद ना हो जनरल फैज़, क्योंकि उनकी अगर इस पर अमल दरामद हो जाता तो वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट नहीं होना था उन्होंने। तो बेसिकली बात ये थी कि वो मेजर जनरल थे, उस वक्त डीजीसी थे। अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो जाता, मुतलका चीफ उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते, तो उनकी प्रमोशन क्या, वहीं से उन्होंने मेजर जनरल पर सुपरसीड हो जाना था, रिटायर हो जाना था।
तो इसलिए वो चाह रहे थे। और फिर जस्टिस काजी फाइज़ा के खिलाफ जो रेफरेंस आया, फिर जिस तरीके से उनकी फैमिली को विक्टिमाइज किया गया, शहजाद अकबर ने पिछले साल तक पूरी तहरीके इंसाफ सदर मुमलिकत जो है वो पहले कहते थे कि हम पहले तो ज़ाहिर पोजीशन लेते, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम से खुद को खिसकाना शुरू किया। कहा कि ये तो हमें किसी ने कहा तो हमने किया। अगर डरने की वजह से सर इतने शॉट्स मिल जाएंगे हमें टीवी पे आप लोगों के इसकी दलाइल के हक में। डरने की वजह से रेफरेंस फाइल करना था तो वो सिर्फ काजी फैसल साहब का डिसीजन ऑन इट्स ओन नहीं था। वो ऑन इट्स ओन डिसीजन होता तो मैं कह रहा हूँ कोई सिविल जज तोड़े थे कि मैं कहता हूँ फाइल करो। आपके ख्याल में कौन नरगे में आता है इसके? देखिए 17 पॉइंट्स पर अगर जो मेरा ख्याल है कि ये आज पीटीआई की कोर कमेटी के मेंबर शुएब शाहीन उन्होंने भी कहा कि हम इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि मौजूदा हालात में भी ये जजमेंट बड़ी रेलेवेंट है और मौजूदा हालात जो फेस कर रही है पीटीआई, जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देखे जिसमें लिखा हुआ है कि एजेंसीज अपनी डोमेन में रहें, आर्मी चीफ जो आर्मी है वो किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट ना करे। तो पीटीआई कल भी इसको अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते थे, आज पीटीआई का यही है कि जी जो मौजूदा हालात हैं इसमें अमल दरामद हो। नून लीग का जो है, जिस तरह नून लीग का नैरेटिव नवाज शरीफ कहते हैं, वो कहते हैं जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का जो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज चीफ जस्टिस ने सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा जी मुल्क का फ्यूचर नहीं है जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी कब से होगी, किन की होगी। इस जजमेंट में आपकी बात ठीक है, कैसे होगा कि कोई इस्तेमाल होगा नहीं होगा, कितना होगा, कैसे होगा। देखिए इस जजमेंट में जो है वो तयन नहीं है कि किसने क्या किया। आज चीफ जस्टिस इसमें 17 हिदायत है ना जी, 17 उसमें कितनी पर अमल दरामद हो सका है और अगर सही अमल दरामद हो जाता तो क्या होता। आज उन्होंने यही कहा इसका जी किसी एक पे भी नहीं और इसका जो है वो असल मतलब आपके ख्याल में तज्जिए में टारगेट कौन होगा अगर ये सही। देखिए मेरा ख्याल है कि ये ओवरऑल ही ये जो अगर ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होगी तो ये पाकिस्तान की सियासत को शेप दे देगी और जो एक एस्टैब्लिशमेंट का रोल है पॉलिटिक्स में ओवरऑल वो ही ख़त्म हो जाएगा अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट आप कहें कि जी ये जजमेंट को इम्प्लीमेंट करें। और माजी के भी अगर करें किसी रिटायर्ड जनरल के ख़िलाफ़, ये भी हमने देखा है कि नहीं हुआ। असर खान की जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुई, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, वो अमल दरामद फैसला नहीं हुआ। तो क्या आज अगर इस किस्म का फैसला आता है कि माजी में जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो तो क्या कार्रवाई होगी पहले? ये तो ये है अगर हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो जजमेंट है उसमें जब ये इंक्वायरी होगी, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो जनरल फैज़ साहब ने दस्तखत किए और जो कुछ किया वो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट यानी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमने उनको ऑथराइज़ किया था कि आप जाएं और मुआहदा करें। तो ये चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी को अगर कहें कि जी ये टीएलपी का जो था धरना ये किसी ने बिठाया तो वो साबित करना पड़ेगा। हाँ ये बात है जिस तरह अफसार आलम साहब कह रहे हैं, टीएलपी का धरना उठाना भी इतना आसान नहीं था कि कोई ऐसे इशारा करता और वो उड़ जाता। बिल्कुल ये बात है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि इशू हाईलाइट हो। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं, वो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ये फैसला हुआ तो उसमें तो फिर जनरल फैज़ भी जो है वो नहीं फंसते। वो तो अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहे तो ये ऑर्डर दे सकते हैं, चाहे DGISI को दे दें, DGC को दे दें, आर्मी चीफ को दे दें कि यार ये आप हमारे इस क्राइसिस से हमें निकालें। रिव्यू फाइल करना ये आईनी हक है हर पार्टी का, जो जैसे अभी रिव्यू पे तो हम आते हैं, अब हम इससे आगे जाना चाह रहे हैं। सियासी तौर पे भी देखें, हम इससे आगे जाना चाह रहे हैं। उस वक्त जो हुआ था ना, जो भी जिसने ऑर्डर किया, अब इम्प्लीमेंटेशन ये बेंच तो नहीं कर रही कि ये रिव्यू के सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर करेगी कि यस रिव्यू फाइनल हो गया तो उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन पे जाती है। इसलिए अगर लोग अपने किसी ने जनरल से रिपोर्ट मांगी है तो अब वापस ले लें। मामला ये है कि टीएलपी को फंडिंग कहां से आई है, जो टीएलपीएस को लेकर कौन आ रहा है, उनकी पुष्टपनाई कौन कर रहा है। खाली एक मामला ये नहीं है कि खाली दस्तखत किसने किए हैं, ये कौन बैठकर वहां पर उसने साइन कर दिए हैं, मामला ये भी है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात समझें आप, मामला ये नहीं है, मैं जस्टिस काजी फाइज़ा जो चीफ जस्टिस है वो ये नहीं कह रहे कि आप उनका ये सजा दे दें, ये कर दें, वो कर दें। वो कह रहे एटलीस्ट अपनी गलती तो मानो ना कि गलत की है, आइन की अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, एटलीस्ट इतना तयन तो हो जाए ना। दूसरी वो ये बात कह रहे हैं कि सच बोलना चाहिए। और वो कह रहे हैं ना कि मुआहदे पे दस्तखत करने वालों का क्या हुआ, तो इसका मतलब पार्ट बात की है ना उन्होंने। आपको लगता है एक बात है जो मेन उनकी बात का क्रक्स है ना, वो जो मेन जो उसका सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट ये है कि अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो मट्टी पाव प्रोग्राम नहीं होगा। जिसने जो गलत किया है सजा ना दें
वो कह रहे हैं कि इदारा खुद अपना एहतसाब करे, खुद एहतसाबी का अमल ऑलरेडी वहां पर है। यानी ऐसा नहीं होगा जैसे मियां साहब ने कहा कि यार 5 लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन 2 दिन बाद रिवर्स लगा फौरन और वो ये कहते हैं नहीं वो पार्टी ने वजाहतें देना शुरू कर दी कि नहीं हम तो 9 मई वालों के बारे में कह रहे हैं। मैं इसकी बात कर लूं तो मियां साहब पर भी आ जाता हूं, कोई मसला नहीं, वो भी मतलब वैसा तो नहीं होगा ना, आप कह रहे हैं ये मियां साहब वाली बात भी समझा दूंगा। वो क्या बात की थी, वो मेरी उनसे खुद बात हुई है, जो आपने सुना ना बात, मेरी उनसे 1-on-1 मुलाकात हुई है, आई टू आई कॉन्टेक्ट था, मैंने फेस एक्सप्रेशंस बाकी तमाम चीजें देखी। बट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आपको एक इशारा मिलता है ना कि वो जो लोग जिन्होंने मुआहदे पर दस्तखत किए उनका क्या? ये बात, ये देखिए, ये बड़ी अहम बात है कि वो उसको फंडिंग कहाँ से आई, वो क्यों आया, किस तरीके से आया, कौन लोग उसकी पुष्टपनाही कर रहे थे, क्या कहीं पर कोई रुकावटें, कोई सहूलतकारी हुई कहीं। एक टाइम पर तो आपको याद है कि जब इस्लामाबाद पुलिस ने जब उनके ऊपर चार्ज किया तो वो आगे तक उनको ले गए, फिर समा गांव के कौन सा गांव है वहाँ से जनाब एकदम कोई और लोग आ गए मजीद उनके साथ, और अचानक जो है वो पसपा होगी। लेकिन आज एक चीज़ जो हमने देखी है, ये हुआ था, PTI ने वेलकम किया है इम्प्लीमेंटेशन, नून लीग वेलकम कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट ने और सारे इदारों ने थ्रू अटॉर्नी जनरल कहा है कि हम कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे जजमेंट को। तो मेरा ख्याल है कि आज बड़ा हिस्टोरिकल डे है कि इस मामले में कम से कम सारी पाकिस्तान की जितने स्टेक होल्डर हैं वो एक पेज पे हैं कि जी ये जो जजमेंट है ये इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। घंटी किसके गले में जाएगी? देखिए ये तो आप सारी कौन आज से आप तयन नहीं कर सकते कि आज की प्रोसीडिंग से कि वो किस तरफ जाएगा मामला। चीफ जस्टिस बड़े केयरफुल थे, अगर देखें कि मौजूदा हालात में क्या सूरत हाल है। एक बात की जैसे अतर मिनल्ला ने, उन्होंने कहा कि परसों मैंने एक सहाफ़ी की तस्वीर देखी अखबार में, तो ये देखें ये क्या, और फिर जड़ावाला का वाक़े का जिक्र किया चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कि अगर ये जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाती तो जड़ावाला वाक़या ना होता। तो ये इस किस्म ने ये भी ये भी कहा ना कि जो लाइव ट्रांसमिशन हुई है सुप्रीम कोर्ट की जो कवरेज हुई है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से जो है वो ज्यादा आई बॉल्स थी, ज्यादा लोगों ने वो देखा है। तो इसका मतलब पब्लिक परसेप्शन को जहन में रखा जा रहा है कि आवाम कैसे देख रही है। मेरा ख्याल है कि बड़ा बैलेंस तरीके से अभी तक कोर्ट चल रही है आज की प्रोसीडिंग। मगर पब्लिक मतलब वो पल्स को देखा जा रहा है कि आवाम क्या सोच रही है, कैसे देख रही है चीज़ों। मेरा ख्याल है ये सूरत हाल भी इस वक्त यही है कि आप ये जो इस वक्त पोलराइज सोसाइटी है उनको उसके बाद आपके रिमार्क्स लूंगा। सुप्रीम कोर्ट एक वाजे एक साइड पे हो जाए, जिस तरह मादी में साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी के होते रहे, मॉडल तो सामने है काजी फैसल के। इस कोर्ट में आप समझते हैं कि बहुत सारों को सरप्राइजेस मिलेंगे? मेरा ख्याल है कि ये वो नहीं है कि पता हो कि अच्छा हाँ ये इफ्तिखार चौधरी कोर्ट है तो इसमें इसको रिलीफ मिलेगा, इसको वो होगा, अता बंदियाल कोर्ट है तो इसमें इसको रिलीफ मिलेगा, उसके खिलाफ जाएगा। यहाँ आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को सरप्राइजेस मिल सकते हैं क्योंकि बहुत चीजें मेरिट पर ये चीजें उनके चाहे वो बेंच बनना हो, चाहे वो इन कैमरा सेशन ना कराना यानी ओपन हियरिंग कराना हो, इस तरह की चीज़ों पर आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो माजी के चीफ जस्टिस के टेनोर रहे हैं वो काजी फैसल साहब हमने देखे हैं और वो इस तरह ही मेरा ख्याल है कि चलाएंगे ताकि कोई ऐसा ना हो कि किसी को टारगेट किया जाए या किसी को फेवर किया जाए। मैं इत्फाक करता हूँ अस्ताद मलिक से इस बात पर। इससे पहले आप इनकार कर रहे थे चीफ जस्टिस का नहीं, इस बात पर जो आखिरी जुमला उन्होंने अदा किया है कि किसी को इंसाफ मिले और किसी को इंसाफ ना मिले, यहाँ पर इंसाफ सबको मिलेगा। इंसाफ का सूरज शुरू हो चुका है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 17 सितंबर से, जब से जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस काजी फैसल साहब। और बात ये है कि देखिए, मैंने अगर ये कुछ गलत करेंगे तो उन पर तनकीद भी मैं करूँगा, मैं आज भी बता रहा हूँ, लेकिन बात इंसान को हक और सच की करनी चाहिए। इस टाइम तक उनकी जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले दिन उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया, पहले दिन ही फुल कोर्ट बना दिया और दुनिया को दिखा दिया कि ये शफाफियत है, ये हम अंदर हैं, ये हमारा बाहर है, आप भी देख लो। तो चीफ जस्टिस ने इन्होंने नई रवायत डाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे मामलात जो है बहुत अच्छी तरफ बढ़ेगा। तबाह करके गए थे साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट को। देखो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के मैं जनरली बता मैं आपका समझ गया, आपकी जजमेंट मैं सुन लूं। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर पे अमल दरामद होना चाहिए बेशमूल धरना केस के, इलेक्शन वाले पे होना चाहिए, फोर्स डिसअफेरेंस पे होना चाहिए, लोगों की जो प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स की उस पर अमल दरामद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर पे दरामद। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स को एडजर्न ना कर दे। आपके पास रिव्यू है, रिव्यू को डिस्पोज अप करो राइट अवे एंड कंस्टिट्यूट डायरेक्ट करो आप इसको कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच परसों से लगा दे, कल से लगा दे। सो दिस मैटर इज ओवर एंड यू गो ऑन टू द नेक्स्ट। अगर आपका रिव्यू पेंडिंग है तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट स्टेजेस है ना, पहले लिखा हुआ है कि रिव्यू पेंडिंग है, वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन रिव्यू मेरा कंस्टिट्यूशनल राइट है, किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन। अब सारी पार्टीज अगर आ गई है
और मैं सब सारी पार्टीज़ के हम वापस ले रहे हैं, सो लेट द रिव्यू बी विड्रॉन, तब जाके तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चला आपकी अपनी लिस्ट होगी, नून लीग की अपनी लिस्ट होगी, तो फिर ये मैं जो कह रहा हूँ बार बार घंटी फिर किसके गले में जाएगी? नहीं, घंटी किसकी गली में भी नहीं, आपकी अपनी लिस्ट ही होगी ना, आप अपने तौर पर जो है वो रिव्यू सैनिटाइज। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो किसी की गली में उसमें डालने के लिए कोई तयन नहीं होगा इस केस के बाद के कौन जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर जनरल फैज पर कुछ होता है तो आप लोगों को तो कोई एतराज नहीं, हमें देखो सबके खिलाफ करे, जो भी कोई अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है, अगर उनके ऊपर कोई चीज जाती है तो आपको तो कोई, देखिए अगर उसने वायलेशन किया, सुप्रीम कोर्ट समझती कि वायलेशन करी, तो क्यों नहीं सबके खिलाफ कार्रवाई करे जिसने भी की है। लेकिन देखे लेट्स डू टू थिंग्स, क्या है रिव्यू अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करवा सकती है। टू बी रियलिस्टिक, रिव्यू आप ख़त्म करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर जाना भी है तो मैं यही कहता हूँ ना, लोगों को खुश करना, खबरें चलवाना, टिकर चलवाना, मैं नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट कर रही है, लेकिन रिव्यू ख़त्म करके बेंच बना के मुताल्लिका इदारों को करो यू प्रोसीड अगेंस्ट देम, फिर रिपोर्टें मंगवा लो, चैम्बर में देख ले कि कहाँ तक ना हो रहा हो। वो अमल दरामद के लिए तो ये रिपोर्ट आप, देखिए बाकी इंक्वायरी तो होनी है ना। देखिए जो आर्मी का डिसिप्लिन देख रहा है, जो भी आदमी यानी एजी देखते हैं, तो वो एजी इंक्वायरी करेंगे ना। एजी का कहाँ पास इख्तियार है? आईनी तौर पर कोई मैं टेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं जो एजी जो जज एजी ब्रांच करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आता है, सेक्रेटरी करके लेके आता है। मैं कह रहा हूँ उनके डिपार्टमें करते हैं ना, आपका एजी और इनका एजी अलग है, मुझे पता है। जनरल कोर्ट मार्शल में पेश कर रहा हूँ, किसी ने भी ये एतराज नहीं किया जजमेंट पे, सब ने काम ने विड्रा करते हैं, कोई कंटेस्ट। अच्छा मुझे हसनान साहब ये समझाएं कि ये दौरान समाअत पैमरा के जो वकील से मुखातिब होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो अथॉरिटी में लोग रह चुके हैं वो टीवी और यूट्यूब पर बैठकर अब बड़ी लंबी तकरारी करते हैं, ये भी कहते हैं कि हमें सुना नहीं गया। अब हम उन्हें काम सुनने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे हुए हैं, तो लोग पटिशन अपनी वापस लेके जा रहे हैं। किसकी तरफ आप ये इशारा किया गया, और ये जो पैमरा और इलेक्शन कमीशन का किरदार है, अगर उस वक्त ठीक नहीं था तो क्या उस वक्त के अहदेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी आपके ख्याल में? नहीं, एज सच उस डायरेक्शन भी नहीं थी कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए ये जजमेंट जो है ये अभी भी रेलेवेंट है। ये इशारा किसकी तरफ है? अफसार साहब के हवाले से था, लेकिन जब वो गए रोस्टम पे तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं हम आपको नहीं कह रहे, तो फिर चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि वो उनको कह रहे थे। तो चले मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर इसी बात पे। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात। वेलकम बैक। नून लीग की तरफ से एक मुतालबा किया गया और ये बात की गई है कि हमारा फोकस ज़ाहिर है वो 9 मई की तो बात कर ही रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 9 मई के मुजरमों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे और ऐसा नहीं होगा कि हम यानी उन्हें माफ़ कर दिया जाए और वो इलेक्शन लड़ें। दुनिया में उन्होंने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है। सो ये कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। मुझे ज़रा ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, नून लीग ने जो जर्नल्स वाला मामला है, जजेस वाला मामला है, वो उन्होंने कहा है कि इदारे कर लें एहतसाब, और बाकी उन्होंने फोकस अपना 9 मई पे रखने का मुतालबा किया। अगर 9 मई की वजह से पीटीआई की क़यादत इलेक्शन ना लड़ सकी तो फिर क्या आप लोगों की पोजीशन होगी? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे, हर सूरत इलेक्शन होगा, फेयर एंड फ्री करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो तहरीक चलाना पड़ गया तो चलाएंगे, लेकिन उनके बगैर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। खान साहब भी इंशाल्लाह ताला आउट होंगे, उसको ज़मानत मिलेगी, उसको क्वालिफाइड है। पीटीआई भी सारी क़ियादत इलेक्शन बढ़ेगी। अगर पीटीआई की क़ियादत के बगैर, बैठ के बगैर कोई भी इलेक्शन होगा, हम समझते हैं कि वो फेक और इलेजिटिमेट इलेक्शन। माइनस इमरान खान इलेक्शन पीटीआई नहीं तस्लीम माइनस इमरान खान माइनस पीटीआई किसी सूरत नहीं, एक मिनट, पीटीआई को भी माइनस नहीं करते ना? माइनस इमरान खान साहब कोई इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं अगर खान साहब एलिजिबल ना हुए, उनके केसेस ख़त्म, उनको कोई जमानतें नाम जो भी ना मिली, लोग जेल से भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन
आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेगी? नहीं, पीटीआई हर सूरत इलेक्शन लड़ी। अगर खान साहब डिस्क्वालीफाइड हुए और देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि खान साहब तो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू NA-45 था, उससे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई है। खान साहब के मासिवाय तो शखाना की किसी केस में कन्विक्शन नहीं है, और वो भी जो कन्विक्शन हुई है वो सस्पेंड हो गई है सेंटेंस, इसलिए वो इज बैक टू कंटेस्ट द इलेक्शन। वो कंटेस्ट इलेक्शन कर सकते, बॉयकॉट का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन खान साहब इंशाल्लाह वो आएंगे और इलेक्शन लीड करेंगे और कैंपेन करेंगे। एक और चीज़, आप नवाज शरीफ साहब को तो बुला रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं 21 अक्टूबर को आ जाओ, ठीक, कन्विक्टेड भी, एब्सकॉन्डर भी, और उसकी ज़मानतें भी कोर्ट बुला रही है कि आ जाओ, कोर्ट का एक बागा हुआ, वो आप उनको बुला भी रहे हैं। वो राहदारी जमानत लेके इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो जैसे भी हो वो लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है नेब से। अगर नेब से डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, अभी तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन यही पहले कहते थे कि 20 दिन के लिए गए हैं, 25 दिन के लिए गए हैं, वापस नहीं आ रहे, मियां साहब वापस आ जाओ। अब ये सब वापस आ रहे हैं, तब भी इनके पेट में रो रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे बात। नहीं, वो आ जाए, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं और पहले से लेट किया वो है। अच्छा जी, ठीक है, आपकी बात सुनते रहे ना, अब वापस आ रहे हैं, वो वापस नहीं आया तब प्रॉब्लम, वापस आ रहा है तब मसला है। असल में मसला जो है वो नवाज शरीफ से है, इनको नवाज शरीफ फोबिया है। पहले भी इनको समझ ये आ गई थी कि नवाज शरीफ के होते हुए, यानी बाहर अगर वो ओपन है, आज़ाद है, तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, प्रोजेक्ट इमरान खान कामयाब नहीं हो सकता था। वो जेल में था, फिर भी पंजाब सारा वो जीत गई, हकीकत है ना, RTS बैठा, फिर भी पंजाब मुस्लिम लीग नवाज जीत गई। अभी तो वो वापस आ रहा है, तो अभी तो हालात भी वो वाले नहीं है, अभी तो 9 मई हो चुका है, तो इनको अब पसीने छूट रहे हैं। ये कहते हैं अब करें क्या? सर गैलप सर्वे बता रहा है कि भाई सबसे मकबूल जो है वो सर्वे मैं डाइजेस्ट नहीं कर सका। उसके बाद जो है वो एक मिनट उसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ। आप पहली कॉन्ट्रडिक्शन ये कब आता है जी? जून जुलाई के हवाले से बता रहे हैं, वो टाइम है। देखें, एक तरफ वो बता रहा है, वो सर्वे बता रहा है कि जी 88% अवाम अफवाज पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करती हैं, उनके साथ प्यार करती हैं। सर्वे कह रहा नहीं कह रहा? अच्छा, फिर वो बताते हैं जी कि क्या फिर 9 मई का वाकया होता है, 9 मई के बाद का, और फिर वो कहते हैं जी कि जो सियासी जमातें हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर PTI है। या तो अवाम फौज के साथ हैं या उनके ऊपर हमला करने वालों के साथ हैं, ये दोनों के साथ तो नहीं हो सकती है एक टाइम पर अवाम। तो जो सर्वे का उनका सैंपल देखिए, चंद लोगों से उन्होंने पूछा है ना, यानी पूरे पाकिस्तान से तो नहीं पूछा, तो उसमें एक चीज मैं सर बात कंप्लीट करूंगा। अच्छा, उसमें पॉपुलैरिटी बता रहे हैं इमरान खान की कहां पर। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज इलाही साहब, साद रिजवी साहब नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर हैं, और MQM जो है उसमें पूरे मुल्क में 6% उसकी मकबूलियत है, और मुस्लिम लीग नवाज की 16%। आप बताएं, MQM तो हैदराबाद कराची के अलावा है नहीं, तो वो सैंपल यानी पूरे मुल्क में, यानी हैदराबाद कराची में 100% लोगों ने उनके ऊपर इत्मीनान किए। बिलावल का कोई तो ये कैसी बातें हैं जिन्हें कैसा सर्वे कर बिलावल का नहीं है उसमें। लेकिन परवेज इलाही साहब 38%, शाह महमूद कुरैशी साहब इतना अच्छा नंबर। चले थोड़ी देर के लिए हम हसन के आर्गुमेंट को एक तरफ करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का नहीं वो भी मसला है, गल आगे वध नहीं सकती ना फिर, ठीक है जी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का इतना अच्छा परसेंटेज नंबर आया है उस सर्वे में, आप कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका तो सर्वे में भी, अगर गैलप सर्वे आपका वो जो आप कह रहे हैं कि उसके एतबार से, तो फिर आप शाह महमूद कुरैशी साहब को भी आगे कर सकते हैं कि इलेक्शन लड़े, पार्टी प्रोसेस में तो जाए। देखिए, आप कोई भी गैलप सर्वे उठा ले, आप मौजूदा उठा ले, पहले वाला उठा ले, नेशनल उठा ले, इंटरनेशनल उठा ले, अपना कैमरा लेके जाए, जनरल पब्लिक में उठा ले, सोशल मीडिया पे देखे, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखे, हाँ ये एक बदकिस्मती है, आप उसका नाम नहीं ले सकते, पर उसके नाम के बगैर, उसके पार्टी के बगैर, उसके फॉलोअर्स के बगैर न सोशल मीडिया चल रही है, और ना मैं समझता हूँ आप खान साहब को बीच में से निकाल दे, आपका सोशल मीडिया ब्लैकआउट हो जाएगा, आपके कैमरे ब्लैकआउट हो जाएंगे, इतनी उसकी पॉपुलैरिटी है। दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू। मेरा भाई हसन अयूब जो है ना, है तो जर्नलिस्ट, बट प्रैक्टिकली वो PMLN है। बेसिकली ये है, नवाज शरीफ चले गए, सारा वक्त उसने वहाँ गुजारा, 10 मिनट जो है मुझसे इस काम पे ले लेगा। अच्छा, लेकिन हंसा है, मुस्कुराहट से उसने कहा 10 गौर साहब जो है ना, इनकी देखिए ना डर लगता है मुझे ना, जो PTI के जो लॉयर्स हैं ना, इनसे डर लगता है। स्पेशली देखिए कल शेर अफजल मरवत साहब ने जनाब वो क्या किया अपना, नहीं ये हमारे भाई तो बहुत डिसेंट आदमी है यार, आप उनको शेर अफजल मरवत से तो नाम मिलाएं, ये ज्यादती की आपने। आई ऑब्जेक्ट, आई नो हिम फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर। बैरिस्टर गौर साहब बहुत ही डिसेंट आदमी हैं, वेल रेड हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। पहले आप अपने अल्फाज वापस लें, शेर अफजल मरवत से आपने मरवत साहब ने जो हाथ उठाया है उसको ये मजम्मत करते हैं। नहीं मैं ये देखे सर कोई सर अभी देखे सर, मैंने अब देखे इतनी अलल ऐलान मैंने कहा है कि आपका कंपैरिजन शेर अफजल मरवत से नहीं हो सकता।
मुझे ये बताएं सर कि ये जो शोएब शाहीन साहब हैं और अफजल मरवत साहब है, इनके आपस में क्या इख्तिलाफात हैं? वकीलों में अक्सर होते रहते हैं, लेकिन हरगिज़ नहीं होने चाहिए। गद्दार कह रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ये उसका ज़ाती ओपिनियन है। जो शोएब शाहीन साहब है, बेहतरीन वकील है, हमारी टीम का, वी आर प्राउड ऑफ हिम, हमारे इंटीग्रल पार्ट है। वो देखो बार काउंसिल का रहा है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का रहा है, एक नुमाइंदा है और बहुत मेहनत कर रहा है और दिल से कर रहा है, लगा हुआ है। तो इसके बारे में जो वो उसका एक ज़ाती ओपिनियन है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पार्टी ने भी ऑफिशियली दी है। बाकी एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शो पे, देखो आप लोग भी इनकरेज ना करें कि एक दूसरे पे लड़े, लेकिन अपनान को भी जो अल्फाज उसने अदा किए। नहीं, मैं तो आप मुझे जानते हैं, हाँ। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूँ कि अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो आप नेशनल टीवी पे बैठ के नहीं कर सकते, अपनी फैमिलीज के सामने नहीं कर सकते। मेरा लेकिन सर फिर भी अल्फाज, मैं पहले तो मैं पूरे अल्फाज की मजम्मत कर रहा हूँ, ऑन एयर बैठे ना, देखें मैं तो सब जानते हैं मैं किस तरह का टॉक शो करता हूँ। पहली बात तो है मैं कोशिश करने की कि अल्फाज का चुनाव भी ऐसा हो कि किसी भी ज़ाती नौयत का हमला ना हो, लेकिन फिर भी अल्फाज इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है आप उनको उन अल्फाज से या आप ऑब्जेक्शन करके भी उनको बेइज्जत कर सकते हैं कि आप फाउल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लेकिन हाथ उठाना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वेस्ट में बड़े खतरनाक स्कफल होते हैं, चीख रहे होते हैं एक दूसरे के पास खड़े हुए, लेकिन नाक को बॉडी को उंगली नहीं लगा सकता कोई। दैट्स रियली अनफेयर। कुछ ऐसे लोग हैं वो इवन ऑन कैमरा जिस तरह, क्योंकि सर फिजिकल होने का मतलब, और एक वकील हो जाए, मतलब जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हमें कहा जाता है बने, वो वकील खुद ये काम करें। हसनात मलिक साहब, ये जो इतनी बहस हो रही है, ये जो 9 मई से फोकस शिफ्ट किया है PMLN ने, उनको 9 मई की तरफ ले गए और बाकी चीज़ों से अपना फोकस शिफ्ट किया अकाउंटेबिलिटी से, तो आपके ख्याल में, और जो राना सनाना साहब का भी स्टेटमेंट है, अगर ऑल टुगेदर इसको आप देखें तो वो तो इनको बुक करना चाहते हैं, और ये भी आपको लगता है कि खान साहब जो है वो या इसलिए वो लोग थोड़ा सा शिफ्ट किया है PMLN ने भी, कि थोड़ी सी हवा चली थी कि शायद खान साहब के लिए भी कोई रिलीफ तलाश किया जा रहा है, दुरानी साहब बात कर रहे हैं, मेजर आमिर साहब बात कर रहे हैं, बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से कि यार माफ़ी हो सकती है, बात हो सकती है। देखिए, नून लीग को एक नैरेटिव की तलाश है, नैरेटिव है जो पंजाब में इलेक्शन जिता सके। पहले ऐसे नहीं चलना पाए, वो पहले ये था इस नैरेटिव में जान नहीं, वही अब तलाश है, मैं वही कह रहा हूँ। पहले ये था कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ का एहतसाब होगा, साकिब निसार का, वो कोई ऐसा मैसेज गया या जो भी, अब उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उस तरफ फोकस किया जाएगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस थी, जो पंजाब में कहते थे कि जी शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस और ये इस पे वोट, वो अनफॉर्चुनेटली जो PDM गवर्नमेंट के जो हालात और जो 16 महीने में महंगाई हुई, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नून लीग को हो गया। मेरा ख्याल है कि कोई ये PTI या इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं है, जो PDM गवर्नमेंट थी या PDM जमातें हैं, हाँ। वो इतनी अनपॉपुलर हो गई हैं और उन्होंने जो 16 महीने की गवर्नेंस की है उसका उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ये फ़ायदा जो है वो PTI को हो रहा है। और वो अभी तक अगर PTI को ये हुकूमत मिल जाए 5 महीने बाद देखिएगा ये उनसे ज़्यादा अनपॉपुलर, क्योंकि हालात। मैं इसकी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। जब हमें याद है 2013 में, बल्कि 8 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो पीपल्स पार्टी ने कहा वो भाई दहशतगर्दी, और जो कि थी, जो सच्ची बात है, और बुरे हालात थे मुल्क के, बड़े प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने कहा बहुत मुश्किल हालात में हमने मुल्क संभाला है, तो कभी सैलाब, कभी दहशतगर्दी और ये सारा। PMLN की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, हालात मियाँ साहब ने कहा मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा ख़राब हैं, सीट संभाली है तो पता चला, इज़ ऑन रिकॉर्ड, हम तो जाके वो सारी ब्रीफिंग्स अटेंड करते रहते थे। उसके बाद जर्नलिस्ट कम्युनिटी ही विटनेस है इस बात की भी कि खान साहब ने कहा जी मैं जो सोच के आया था ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, तबाही उस लेवल की हुई है। सो ये आपकी बात ठीक है। और फिर 16 महीने की ये PDM गवर्नमेंट दावे कर रहे थे, कभी एहतजाज, कभी धरने कर रहे थे PTI के खिलाफ, ठीक है, हर रोज़ कोई ना कोई बड़ा मार्का, लॉन्ग मार्च, महंगाई मुकाओ मार्च और सारा। फिर आके उन्होंने कहा हम तो जो बाहर से देख रहे थे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक हालात हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, ये दोबारा भी पावर में आ जाए तो ये और कहेंगे, बल्कि मियाँ साहब अगर आ गए तो कहेंगे मुझे नहीं पता था शहबाज शरीफ की PDM हुकूमत ये तबाही कर गई है कि हमें उससे भी ज़्यादा बुरा वक्त देखना पड़ रहा है। आज तो शायद नैरेटिव बचाने के लिए बात करें, ये बात दुरुस्त है। और हम जर्नलिस्ट भी जो हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, हमें ये बात पूरी कौम को और सबको समझाने की जरूरत है कि पाकिस्तान के मसाइल का एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, और ये इसके बड़े ग्रेव इशूज़ हैं, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। मैं तो बल्कि इंटरिम गवर्नमेंट को भी समझता हूं कि जितने टफ डिसीजंस जो मैंडेट ये दे गए लेजिस्लेशन करके ले लेने चाहिए, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो बड़े और डिसीजंस हो, कर लेने चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स फिर प्राइवेटाइजेशन भी नहीं करेंगी, अपनी मजबूरियों में ये मुल्क को अरबों रुपए का इसी तरह टीका लगाएंगी कि हमारा वोटर सपोर्टर नाराज ना हो जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। हसनात साहब, आज ज़ाहिर गैलप सर्वे जो आया है उसके मुताबिक सियासतदानों से ज़्यादा मकबूल अदलिया है, अदलिया से ज़्यादा मकबूल जो है वो अफवाज पाकिस्तान है, उनका बहुत बड़ा नंबर है जो अवामी लाइकिंग का। तो ये मुझे बताइएगा कि एक तरफ ज़ाहिर है ये भी तो एक चैलेंज होगा ना कि जुडिशरी को भी फिर इस इम्प्रेशन को या नंबर को बेटर करने में बड़ी एफर्ट करनी होगी। तो आप क्या देखते हैं कि ये किस तरीके से चीज़ें हो सकेंगी? बाकी हसन साहब की अपनी राय है, ज़ाहिर है कि वो गैलप के मामले में और उनकी ज़ाहिर राय का एहतराम करते हैं, सबकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन सर्वेज जो आते हैं उससे ये इंप्रेशन भी तो मिलता है। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में नून लीग की पॉपुलरिटी बहुत कम हुई है 16 महीने में, और वजह जो है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। ये नहीं कि कोई बड़े काम इमरान खान साहब या PTI कर गए हैं कि उनकी जो है वो पॉपुलरिटी बढ़ी है, वो बस एक वजह है। और दूसरा जो डायनामिक है पंजाब के, वो जो चेंज हुई हैं और खैबर पख्तूनख्वा के, वो ये जमातें नहीं समझ रही कि क्या हालात हैं, किस किस्म की चीज़ें लाई जाएँ। बाकी जो मामला है कि जी अदलिया के लिए बड़ा चैलेंज है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस को कैसे रिस्टोर किया जाए, और उसमें माजी में जिस तरह हर चीफ जस्टिस जो है वो एक जमात के सपोर्ट में रहा और उसका एक ही मुखालफत करता रहा, आप देखना होगा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो इस परसेप्शन को कैसे दूर करते हैं। सियासी जो सियासत को शेप देते रहे, ये मैं समझता हूं ये सिर्फ जो है ना इन्फ्लेशन नहीं होता कि सिर्फ इन्फ्लेशन की सम टाइम हुकूमतों की लोग सर्कमस्टांसेस भी जानते हैं तो नहीं करते, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें लोग ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है इससे तंग आ चुके, ये सेल्फ इंटरेस्ट सर्व करते हैं। तो वो तो PTI में भी है। नहीं, PTI में नहीं। अगर आप नून की उठा ले, ये अभी ताज़ा PTI की बात करेंगे, इसमें वकील ज़्यादा आ गए, वरना तो बहुत बड़ी दब्बर है, मैं बता सकता हूं। PTI में कोई फैमिली पॉलिटिक्स शाह फरमान ने अपने भाई को टिकट दिया, परवेज खटक साहब ने अपनी फैमिली को टिकट दिए थे, असद कैसर ने अपनी फैमिली को टिकट दिए थे। KPK में तो हमारे भरा हुआ है, आप तो खुद KPK पंजाब को आप लोगों को जो इसको कंपेयर नहीं कर सकते विद, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते सर। ये आर्गुमेंट थोड़ा कमजोर है आपका, वकील तगड़े हैं लेकिन आर्गुमेंट कमजोर है। क्विकली किस हवाले से पूछ रहे हैं कि मैं भी यही बात करना चाह रहा हूं, अदलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कवर करते हैं, आप मेरा ख्याल है दोबारा शायद सियासतदानों को पकड़ने का मूड में 3-4 माह बाद इंशाल्लाह जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या अदलिया का, आला अदलिया का इमेज बहुत बेहतर होगा, और ये इंशाल्लाह सिर्फ कोई इसमें कोई जादू का चिराग नहीं होगा। जब इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे तो फिर अल्लाह की मदद भी होगी, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जस्टिस काज़ी फाइसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट का जो उनकी इज्जत को जो ख़राब कर गई हैं साबिक चीफ जस्टिस थे उमरता बंदियाल, वो दोबारा इज्जत बहाल हो। थैंक यू सो मच। हसन अयूब साहब, हसनात मलिक साहब, बैरिस्टर गौर खान साहब मौजूद थे ना। आपने प्रोग्राम देखा, और प्रोग्राम के आखिर में मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए, मैं मीडिया के नुमाइंदे के तौर पे भी ये बात कर रहा हूँ, भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम्स में जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू ना हो सके, लेकिन गेस्ट से भी ये दरख्वास्त है कि ज़ुबान और हाथ दोनों जो हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल ना किया करें। ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। नेशनल मीडिया पर हमने एक डिस्कोर्स, एक पॉलिटिकल डिबेट छेड़नी होती है, सीरियस इश्यूज़ को एड्रेस करना होता है। उन इश्यूज़ को अगर डायलॉग के साथ, आर्गूमेंट के साथ, अच्छी दलील के साथ पेश किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।